दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर सर्विस कंपनियों में से एक अब कोड लिखने की बजाय मतलब अचानक से 1 गीगावाट बिजली की खपत वाले डेटा सेंटर्स और उनके इंडस्ट्रियल कूलिंग सिस्टम क्यों बना रही है? ये तो ऐसा ही है ना, जैसे कोई ऐप डेवलपर अचानक से पावर प्लांट का ठेकेदार बन जाए। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। सुनने वालों को बता दूं कि आज हम टीसीएस की चौथी तिमाही यानी Q4 FY 2025-26 की अर्निंग्स कॉन्फ्रेंस कॉल का गहराई से विश्लेषण कर रहे हैं। जी। और इसके लिए हम सोर्स के तौर पर अल्फा स्ट्रीट इंडिया के यूट्यूब चैनल पर मौजूद इस कॉल की पूरी ट्रांसक्रिप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और देखिए, ये अर्निंग कॉल सिर्फ बैलेंस शीट और स्प्रेडशीट के बोरिंग आंकड़ों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर इस ट्रांसक्रिप्ट को हम थोड़ी गहराई से देखें ना, तो यहाँ एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव चल रहा है। मतलब दुनिया भर में जो भारी भू राजनीतिक तनाव है और जो एक आर्थिक अनिश्चितता का माहौल है, यूरोप और अमेरिका में जो हालात हैं, बिल्कुल, उसके बीच ये कंपनी सिर्फ सर्वाइवल मोड में नहीं है। इसके बजाय ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इर्द गिर्द अपने पूरे बिजनेस मॉडल की भौतिक और तकनीकी बुनियाद को ही बदल रही है। मैं कहूंगी कि ये भविष्य की तकनीक का एक ब्लूप्रिंट है। सही कहा। और इस डीप डाइव का हमारा मुख्य मिशन भी यही है। मतलब इन्हीं भारी भरकम वित्तीय बयानों और कॉर्पोरेट दावों के पीछे के असली मैकेनिज्म को डिकोड करना। कोई पीआर स्पिन नहीं। हाँ, सिर्फ फैक्ट्स। बिल्कुल, सिर्फ ये समझना कि आंकड़ों के पीछे की मशीनरी असल में काम कैसे कर रही है। तो शुरुआत करते हैं द बिग पिक्चर से, उन आंकड़ों से जो कंपनी की वर्तमान आर्थिक स्थिति को दर्शाते हैं। जो कि काफी दिलचस्प है। बहुत दिलचस्प। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक फाइनेंशियल ईयर 26 में कांस्टेंट करेंसी यानी सीसी के आधार पर पूरे साल के रेवेन्यू में 2.4% की गिरावट आई है। जी। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इसी चौथी तिमाही में 1.2% की क्रमिक या जिसे हम सीक्वेंशियल ग्रोथ कहते हैं वो दर्ज की गई। और इसके साथ ही मतलब जो सबसे बड़ा विरोधाभास इस रिपोर्ट में दिखता है ना, वो है ऑपरेटिंग मार्जिन का 25% के पार जाना। वेट, 25%? हाँ, चौथी तिमाही में ये 25.3% रहा, जो पिछले 4 सालों का उच्चतम स्तर है। अरे वाह। और इसी के साथ पूरे साल का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू, जिसे हम टीसीवी कहते हैं, वो $40.7 बिलियन रहा है, जिसमें 5 बड़े मेगा डील्स शामिल हैं। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। मैं यही रुकना चाहूंगा। जी, बताइए। एक सीधा सा सवाल है, जब बाजार में इतना भू राजनीतिक तनाव है, क्लाइंट्स अपना पैसा रोक रहे हैं जिसकी वजह से कुल रेवेन्यू गिरा है, तो ऐसे माहौल में प्रॉफिट मार्जिन 4 साल के उच्चतम स्तर पर कैसे जा सकता है? ये सवाल बहुत लाजमी है। मतलब अगर रेवेन्यू घट रहे हैं तो मार्जिन को भी तो गिरना चाहिए ना। क्या ये सिर्फ छटनी या कोई बहुत ही आक्रामक कॉस्ट कटिंग का नतीजा है? देखिए, पहली नजर में किसी को भी ऐसा ही लगेगा, लेकिन सीएफओ समीर सकारिया और सीईओ कीर्ति वासन के जो बयान ट्रांसक्रिप्ट में हैं, हाँ, उन्होंने क्या कहा? उनका विश्लेषण करने पर पता चलता है कि मैकेनिज्म कुछ और ही है। ये सिर्फ कॉस्ट कटिंग नहीं है। जब भू राजनीतिक तनाव होता है तो पश्चिमी देशों के क्लाइंट्स अपनी डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग रोक देते हैं। मतलब जो गैर जरूरी टेक प्रोजेक्ट्स होते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में कंपनी ने क्या किया? उन्होंने जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन का फायदा उठाया और अपना फोकस उन कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन मेगा डील्स पर शिफ्ट कर दिया, जो क्लाइंट के पैसे बचाने का वादा करते हैं। एकदम सही। और मार्जिन बढ़ाने के लिए उन्होंने अपनी एक खास रणनीति का इस्तेमाल किया, जिसे ट्रांसक्रिप्ट में बिल्ड पार्टनर एक्वायर कहा गया है। बिल्ड पार्टनर एक्वायर। लेकिन इस रणनीति का मार्जिन से क्या सीधा संबंध? देखिए, मतलब इसे थोड़ा तकनीकी रूप से कैसे समझेंगे? मैं समझाती हूँ। इस रणनीति का सीधा असर ना प्रोजेक्ट डिलीवरी की लागत पर पड़ता है। कंपनी ने जो मार्जिन करेंसी के उतार चढ़ाव या शुरुआती एफिशिएंसी से बचाया, उसे वापस नए डिलीवरी मॉडल्स को बिल्ड करने में लगा दिया। अच्छा। उन्होंने बड़ी टेक कंपनियों के साथ पार्टनर किया। अच्छा। और ऐसे ऑटोमेशन टूलकिट तैयार किए जो किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने का समय आधा कर देते हैं। ओ, मतलब सीधा टाइम की बचत। हाँ, और सोचिए, जब आप एक ही काम को कम समय और कम संसाधनों में पूरा कर लेते हैं तो उस प्रोजेक्ट की प्रॉफिटेबिलिटी अपने आप बढ़ जाती है। जी बिल्कुल। यही वजह है कि टॉप लाइन रेवेन्यू में दबाव के बावजूद बॉटम लाइन मार्जिन बढ़ रहा है। मार्जिन और ग्रोथ यहाँ एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल।
बेहतर मार्जिन ही उन्हें नए मेगा डील्स हासिल करने और भविष्य की तकनीकों में निवेश करने की ताकत दे रहा है। तो ये तो एक तरह का सेल्फ सस्टेनिंग लूप बन गया। एकदम सही शब्द है इसके लिए। और यहाँ पर बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इस पूरी एफिशिएंसी और मार्जिन को ड्राइव करने वाले सबसे बड़े हथियार का जिक्र ट्रांसक्रिप्ट में बार बार हुआ है। आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं ना? हाँ, AI। CEO आरती सुब्रमण्यम ने जो डेटा दिया है वो बहुत कुछ साफ कर देता है। जी। उनका जो वार्षिक AI रेवेन्यू है वो $2.3 बिलियन के आंकड़े को पार कर गया है। मतलब ये अब सिर्फ प्रयोग या एक्सपेरिमेंटेशन तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। $2.3 बिलियन का रेवेन्यू ये चीख कर बता रहा है कि AI अब POC यानी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट की लैब से बाहर आ चुका है। हाँ, सीधे स्केल पर लागू हो रहा है। हाँ। इसे अब सीधे क्लाइंट्स के कोर ऑपरेशंस में डिप्लॉय किया जा रहा है। ट्रांसक्रिप्ट में इसके लिए एक बहुत भारी शब्द इस्तेमाल हुआ है, ह्यूमन प्लस AI सर्विस ऑटोनॉमी मॉडल। ह्यूमन प्लस AI सर्विस ऑटोनॉमी मॉडल। जी। और ये मॉडल अब सिर्फ कोडिंग तक सीमित नहीं है। ये बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज यानी BPS से लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट तक हर जगह लागू हो रहा है। हाँ, इस ह्यूमन प्लस AI मॉडल को ना एक एनालॉजी से समझते हैं, सुनने वालों के लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। जी बिल्कुल। ये ऐसा है जैसे किसी कंपनी ने सिर्फ नई मशीनें नहीं खरीदी, बल्कि उन मशीनों को चलाने वाले रोबोट्स को भी अपना साथी बना लिया है, एक स्मार्ट को पायलट की तरह। बहुत बढ़िया उदाहरण है। इंसान अभी भी विमान उड़ा रहा है, दिशा तय कर रहा है। हाँ। लेकिन रडार पढ़ना, हजारों डेटा पॉइंट्स को प्रोसेस करना या इंजन की स्पीड एडजस्ट करना, हाँ, वो सारे थकाने वाले काम मशीन कर रही है। बिल्कुल पलक झपकनी। और ट्रांसक्रिप्ट में दिए गए एक स्टील कंपनी के उदाहरण से इसका असर एकदम साफ दिखता है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है ना, वो यही स्टील कंपनी वाला उदाहरण है। हाँ। ये इस मॉडल की सबसे बेहतरीन केस स्टडी है। हाँ। उस स्टील कंपनी में ऑर्डर टू इनवॉइस का जो पूरा साइकिल था, हाँ। वो 28 दिन से घटकर 10 दिन से भी कम रह गया। 28 दिन से सीधे 10 दिन? वेट, सच में? हाँ। अब यहाँ सवाल यह है कि AI ने ऐसा किया कैसे? मतलब 28 दिन से 10 दिन का सफर सिर्फ टाइपिंग स्पीड बढ़ाने से तो नहीं हो सकता। सही कहा आपने। देखिए, पुराने सिस्टम में क्या होता था, जब कोई क्लाइंट ईमेल से ऑर्डर भेजता था तो एक इंसान उस अनस्ट्रक्चर्ड ईमेल को पढ़ता था। एक एक लाइन। हाँ। फिर वो सप्लाई चेन के ERP सिस्टम में जाके चेक करता था कि वेयरहाउस में वो खास स्टील मौजूद है या नहीं। अच्छा। उसके बाद वो मैनुअली डेटा फीड करके बिल जनरेट करता था। इस पूरी प्रक्रिया में अलग अलग विभागों की मंजूरी लेने में हफ्तों लग जाते थे। मतलब बहुत सारा बैकएंड का काम था। बहुत ज्यादा। लेकिन अब इस नए मॉडल में एक AI एजेंट ईमेल की भाषा को खुद प्रोसेस करता है, वो उसका इंटेंट समझता है। अरे वाह। और वो एजेंट खुद बैकएंड ERP सिस्टम से बात करता है, इन्वेंट्री कंफर्म करता है, नियमों को क्रॉस चेक करता है। मतलब इंसानों की जरूरत ही नहीं? लगभग नहीं। वो बिना किसी मानवीय दखल के ड्राफ्ट इनवॉइस तैयार कर देता है। इंसान का काम सिर्फ उस इनवॉइस को अप्रूव करना रह गया है। तो ये सिर्फ समय नहीं बचा रहा, पूरी प्रोसेस को ही बदल रहा है। और यूके के एक रिटेलर के मामले में भी ठीक यही मैकेनिज्म इस्तेमाल हुआ है ना? जी, सॉफ्टवेयर डिलीवरी में। हाँ, वहाँ सॉफ्टवेयर डिलीवरी साइकिल में 40% की कमी आई है। 40%? मतलब जो सॉफ्टवेयर बाजार में आने में पहले 10 महीने लेता था, वो अब 12 से 16 हफ्ते के छोटे डिप्लॉयमेंट साइकिल्स में रोल आउट हो रहा है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा हैरान करने वाली है वो ये है कि AI खुद कोड जनरेट कर रहा है। टेस्टिंग के लिए स्क्रिप्ट्स लिख रहा है और बग्स को, मतलब गड़बड़ियों को, इंसान के ढूंढने से पहले ही फ्लैग कर रहा है। और जब आप डेवलपमेंट साइकिल को 40% तक कम कर देते हैं तो इसका सीधा असर तो क्लाइंट की लागत पर ही पड़ेगा ना? बिल्कुल। इसे टाइम टू मार्केट कहते हैं। क्लाइंट को अपना प्रोडक्ट जल्दी बाजार में उतारने को मिल रहा है। हाँ, और यही वो चीज है जो उस 25.3% के रिकॉर्ड मार्जिन को मुमकिन बना रही है, जिसके बारे में हमने शुरुआत में बात की थी। एकदम सही डॉट्स कनेक्ट किए आपने। लेकिन देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। वो क्या? ये सारा AI एजेंट आर्किटेक्चर, जनरेटिव कोड और अनस्ट्रक्चर्ड डेटा की प्रोसेसिंग, ये सब किसी जादू से हवा में तो नहीं चल रहा है ना? हाँ, सॉफ्टवेयर को चलने के लिए कुछ तो चाहिए। बिल्कुल। इसके पीछे कंप्यूटिंग पावर की एक बहुत ही विशालकाय मशीनरी काम करती है। और मुझे लगता है कि ट्रांसक्रिप्ट का वह हिस्सा सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है, जहां चर्चा सॉफ्टवेयर से उठकर सीधे डेटा सेंटर्स और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर मुड़ जाती है। आप TCS हाइपरवॉल की बात कर रहे हैं? जी हाँ, हाइपरवॉल। ये पूरी अर्निंग कॉल का सबसे अंडररेटेड लेकिन भविष्य के लिहाज से सबसे अहम हिस्सा है।
सुनने वालों को बता दूं कि हाइपरवॉल कोई क्लाउड का नया सॉफ्टवेयर फीचर नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक ये 100 से 200 मेगावाट क्षमता वाले एआई वर्कलोड्स को संभालने के लिए बनाया गया एक भौतिक ढांचा है, एक फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये बहुत जरूरी भी है, क्योंकि जो नए एआई चिप्स हैं, जैसे कि जीपीयू, वे बेतहाशा बिजली पीते हैं और भयंकर गर्मी भी पैदा करते हैं। हाँ, आप इन्हें आम सर्वर रूम्स में नहीं रख सकते जहां बस एक एसी चल रहा हो। इसके लिए लिक्विड कूलिंग और बहुत ही एडवांस्ड थर्मोडायनामिक्स की जरूरत होती है। और इसका स्केल समझना बहुत जरूरी है। ट्रांसक्रिप्ट में ओपन एआई के साथ एक साझेदारी का जिक्र है जी, जिसके तहत शुरुआत में 100 मेगावाट क्षमता तैयार की जा रही है और जिसे भविष्य में 1 गीगावाट तक बढ़ाया जा सकता है। 1 गीगावाट मतलब 1 गीगावाट का अर्थ होता है एक पूरे बड़े शहर को 24 घंटे बिजली देने के बराबर की क्षमता। और इसे बनाने के लिए AMD, टाटा पावर, ABB जैसी कंपनियों के साथ पूरा एक इकोसिस्टम खड़ा किया जा रहा है। और यहीं पर वो बुनियादी सवाल खड़ा होता है, एक IT सर्विस कंपनी जिसका मूल काम सॉफ्टवेयर लिखना है, वो पावर, कूलिंग और डेटा सेंटर्स यानी EPC के भारी भरकम काम में क्यों उतर रही है? मतलब सीमेंट, स्टील, चिलर प्लांट्स और पावर ग्रिड्स के साथ काम करना उनका बिजनेस कब से हो गया? देखिए, क्योंकि टेक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सच अब बदल रहा है। कैसे? आज की दुनिया में जिसके पास फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, AI के भविष्य पर उसी का नियंत्रण होगा। कंपनी खुद को सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर से बदलकर इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंटेलिजेंस फुल स्टैक प्लेयर बना रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर टू इंटेलिजेंस मतलब बॉटम से लेकर टॉप तक सब कुछ अपना। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है। इसका मतलब है कि वे किसी थर्ड पार्टी क्लाउड प्रोवाइडर की महंगी शर्तों पर निर्भर नहीं रहना चाहते। एकदम सही। अगर आप सिर्फ AI सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, लेकिन उसे रन करने के लिए आपको पावर और सर्वर किसी और से किराए पर लेने पड़ रहे हैं, तो आपका मार्जिन हमेशा खतरे में रहेगा। हाँ, दबाव में रहेगा। हाइपरवॉल जैसी क्षमता विकसित करके वे अपनी खुद की एक ऐसी तिजोरी बना रहे हैं जहां बुनियादी हार्डवेयर से लेकर सॉफ्टवेयर लेयर तक सब कुछ उनके कंट्रोल में हो। ये तो एक तरह से AI की पूरी सप्लाई चेन पर कब्जा करने की रणनीति है। बिल्कुल। खैर, इंफ्रास्ट्रक्चर की इस भारी भरकम दुनिया से थोड़ा बाहर निकलते हैं। अब ये समझना जरूरी है कि इसका असर असल दुनिया और बड़े उद्योगों पर कैसे पड़ रहा है। जी। ट्रांसक्रिप्ट में चौथी तिमाही के 3 बड़े मेगा डील्स की बात की गई है। मार्क्स एंड स्पेंसर, यूके का एक प्रमुख टेलीकॉम ऑपरेटर और अमेरिका की एक हेल्थ केयर और फार्मेसी कंपनी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें ना, तो ये अमेरिकी फार्मेसी कंपनी वाला उदाहरण बहुत कुछ साफ कर देता है। हाँ, वो बहुत दिलचस्प केस है। ट्रांसक्रिप्ट के मुताबिक इस कंपनी में हर रोज 50 लाख यानी 5 मिलियन प्रिस्क्रिप्शंस प्रोसेस होते हैं। रोज 50 लाख, ये नंबर बहुत बड़ा है। और इतने बड़े वॉल्यूम को पुराने लीगेसी सिस्टम्स पर प्रोसेस करना किसी बुरे सपने से कम नहीं था। सुनने वालों के लिए बता दूं कि पुराने सिस्टम में दिक्कत क्या थी। डेटा अलग अलग साइलोज में बटा होता था। एक सिस्टम फार्मेसी का है तो दूसरा इंश्योरेंस कंपनी का। जी। जिसके कारण रियल टाइम डेटा सिंक ही नहीं हो पाता था। बिल्कुल। लेकिन ट्रांसक्रिप्ट बताती है कि क्लाउड नेटिव तकनीक और AI की मदद से उन्होंने हेल्थकेयर क्लेम की प्रक्रिया का समय 48 घंटे से घटाकर सीधे 12 घंटे कर दिया। इस 48 घंटे से 12 घंटे वाले मैकेनिज्म को समझना जरूरी है। जी बताइए। पुराने सिस्टम में जब कोई क्लेम आता था तो एक इंसान बैठकर डॉक्टर के बेतरतीब नोट्स को पढ़ता था, जो वैसे भी पढ़ना मुश्किल होता है। बिल्कुल। फिर वो उसे मरीज की इंश्योरेंस पॉलिसी की भारी भरकम PDF के साथ मैच करता था। इसमें समय लगता था और इंसान से गलतियां भी होती थीं। स्वाभाविक है, लेकिन अब क्लाउड नेटिव होने का मतलब है कि उनका सिस्टम किसी एक सर्वर रूम में कैद नहीं है। हाँ। वो क्लाउड पर हजारों प्रोसेस एक साथ रन कर सकता है। और जेनरेटिव AI का कमाल यहाँ ये है कि वो उन अनस्ट्रक्चर्ड डॉक्टर नोट्स को कुछ ही सेकंड्स में पढ़ लेता है और तुरंत पॉलिसी के नियमों से क्रॉस रेफरेंस कर लेता है। बिल्कुल, अगर सब कुछ सही है तो AI तुरंत क्लेम अप्रूव कर देता है, किसी इंसान की जरूरत ही नहीं। और अगर कोई गड़बड़ी है, सिर्फ तभी वो फाइल किसी मानवीय ऑडिटर के पास जाती है। नतीजा ये है कि जिस काम में इंसानों को 2 दिन लगते थे, वो काम अब 12 घंटे में निपट रहा है। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो इसका असल जिंदगी पर सीधा असर पड़ रहा है। जब बैकएंड IT सिस्टम बेहतर होता है तो असल जिंदगी में किसी मरीज को उसकी जरूरी दवा 26 घंटे पहले मिल जाती है। अरे वाह, ये तो सीधा इंसानी जिंदगी से जुड़ा है। बिल्कुल। और यही कारण है कि कंपनियां अब सिर्फ तकनीकी अपग्रेड नहीं कर रही हैं, वे अब एंड टू एंड जिम्मेदारी मांग रही हैं।
उन्हें बिजनेस आउटकम चाहिए कि भाई हमारा काम जल्दी होना चाहिए। हाँ, लेकिन जब एआई काम को 48 घंटे से 12 घंटे कर रहा है और सॉफ्टवेयर डिलीवरी में 40% समय बचा रहा है, तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मतलब एक लाजिमी सवाल उठता है कंपनी में काम करने वाले लाखों इंसानों के भविष्य पर। जॉब सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल। अगर एआई इतना समय बचा रहा है, कोडिंग कर रहा है, तो क्या भविष्य में आईटी कंपनियों के इतने कर्मचारियों की जरूरत होगी भी? देखिए, CHRO सुदीप कुनाल ने जो आंकड़े दिए हैं ना, वो इस डर को काफी हद तक दूर करते हैं। क्या आंकड़े वो? कंपनी में कुल 5,84,519 कर्मचारी हैं, जिनमें से 35.2% महिलाएं हैं। लगभग 6 लाख लोगों की वर्कफोर्स। जी, और जब भी एआई की बात होती है तो पहली धारणा यही बनती है कि लार्ज स्केल पर छटनी होगी। हाँ, ले ऑफ्स होंगे। लेकिन ट्रांसक्रिप्ट बताती है कि रणनीति लोगों को निकालने की नहीं है, तो फिर क्या है? उन्हें अपस्किल करने की है। 2,70,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने एडवांस एआई और मशीन लर्निंग में प्रोफिशिएंसी हासिल कर ली है। 2,70,000 लोगों को ट्रेन कर दिया। हाँ, और सबसे बड़ा सबूत ये है कि 1 अप्रैल से वेतन वृद्धि यानी वेज इंक्रीमेंट्स की घोषणा भी कर दी गई है। इंक्रीमेंट्स देना तो ये साबित करता है कि कंपनी को अपने डील मोमेंटम पर पूरा भरोसा है। बिल्कुल, अगर आप लोगों को निकाल रहे होते तो इंक्रीमेंट क्यों देते? असल में मानव प्रतिभा अभी भी इस ह्यूमन प्लस एआई मॉडल के केंद्र में है। तो ये लाखों कर्मचारी एआई के जमाने में करेंगे क्या? वो उन एआई एजेंट्स को डिजाइन करेंगे, ट्रेन करेंगे और मॉनिटर करेंगे, और इसके लिए कंपनी खुद कस्टमर जीरो बनकर काम कर रही है। कस्टमर जीरो? इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि वे जो एआई टूल क्लाइंट्स को बेच रहे हैं, उसे सबसे पहले अपने ही एचआर डिपार्टमेंट पर टेस्ट कर रहे हैं। अच्छा। ट्रांसक्रिप्ट में इंटरनल टैलेंट मार्केटप्लेस और जेन एआई लर्निंग कोच का जिक्र है। जेन एआई लर्निंग कोच ये क्या करता है? ये कोच एनालिसिस करता है कि किस कर्मचारी को क्या आता है और भविष्य के प्रोजेक्ट्स के लिए उसे क्या नया सीखना चाहिए। ओह, मतलब पर्सनलाइज्ड ट्रेनिंग। हाँ, और फिर वो इंटरनल टैलेंट मार्केटप्लेस उसी अपस्किल्ड कर्मचारी को उस प्रोजेक्ट के साथ मैच कर देता है जहां उसकी जरूरत होती है। तो कहानी ये नहीं है कि मशीनें इंसानों को हटा रही हैं, कहानी ये है कि इंसानों को और भी ज्यादा स्मार्ट बनाया जा रहा है ताकि वे मशीनों के साथ काम कर सकें। एकदम सही। तो आज के इस डीप डाइव में हमने काफी कुछ कवर कर लिया। जी, बहुत गहराई से। अगर मैं इसे संक्षेप में कहूं तो हमने देखा कि कैसे दुनिया की सबसे बड़ी आईटी सर्विस कंपनी ने कठिन आर्थिक माहौल में भी अपने मार्जिन्स को 25% के पार पहुंचाया, और कैसे उन्होंने एआई को सिर्फ एक बज़वर्ड से निकालकर $2.3 बिलियन के बिजनेस में बदल दिया। बिल्कुल, और बड़े पैमाने पर मेगा डील्स हासिल किए जिनका सीधा असर आम इंसानों की जिंदगी पर पड़ रहा है। हाँ, और इन सब के बीच उन्होंने अपने लाखों कर्मचारियों को अपस्किल भी किया। लेकिन इन सब बातों को सुनकर इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। कैसा सवाल? देखिए, जब एक पारंपरिक आईटी सेवा कंपनी जिसका काम दूसरों के लिए सॉफ्टवेयर संभालना था, जब वो हाइपरवॉल जैसे प्रोजेक्ट्स के जरिए खुद एक गीगावॉट के डेटा सेंटर्स और एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने लगती है, तो क्या वो सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइडर रह जाती है? ये तो सोचने वाली बात है। या फिर वो खुद गूगल या अमेज़न जैसे डीप टेक दिग्गजों की तरह एक नई तरह की टेक पावर हाउस बन रही है? अरे वाह, मतलब सिर्फ सॉफ्टवेयर नहीं बल्कि पूरी टेक इंडस्ट्री के हार्डवेयर और इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी राज करने की तैयारी। बिल्कुल। ये सच में एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल है, और हम सुनने वालों को आज इसी विचार के साथ छोड़ते हैं कि क्या हम एक नए डीप टेक जायंट का जन्म देख रहे हैं। आज के इस डीप डाइव में हमारे साथ इस जटिल विषय की गहराई तक जाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। मिलते हैं अगले डीप डाइव में।